हेडिंग डालो ऊर्जा, चलो। हो गया। अब समझो, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत कुछ चीज देखते हैं, जैसे मान लो नदी में एक लकड़ी को फेंक देते हो, वो नदी उस लकड़ी को बहाकर क्या कर देती है, बहुत दूर ले जाती है। कभी कभी तूफान आता है, देखे हो, किसी घर का टीना उड़ जाकर दूसरे घर में चल देता है ना, है ना। टीना वीना हो गया, या खपरा हो गया, या लकड़ी हो गया, कुछ भी हो गया किसी का। या तेज आंधी तूफान बारिश होता है तो पेड़ का डगाली टूट के गिर जाता है, और वो डगाली फिर वो रोड में ढुलते 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 कहां कहां जाता रहता है। तो हर एक वस्तु में कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लो ब्रह्मांड में, जिसमें हर वस्तु में कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो चलो ऊर्जा का हेडिंग डाले हैं, वहीं पर लिख लो, छोटा सा मैं बता रहा हूं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, उसकी ऊर्जा कहते हैं। हो गया। हम्म। और प्रत्येक कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तुम लोग कार्य नहीं कर पाओगे। मान लो सुबह उठ के तुम लोग को काम करने के लिए बोलूं तो तुम लोग को कर दोगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जब तुम काम करते करते थक जाओगे और उससे ज्यादा तुम कार्य नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में अब एनर्जी ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। वहीं तुमको अब कहें नाश्ता वास्ता कर लो, उसके बाद फिर ये कार्य करना है तो 2 रोटी 4 रोटी ठूसोगे, उसके बाद फिर चालू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खाने के बाद तुम्हारे शरीर में फिर क्या आ गया, एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया। और वहां से तुम फिर उस एनर्जी को किस में ट्रांसलेट करोगे, किस में ट्रांसफॉर्म करोगे, कार्य के रूप में, है ना। तो हमेशा कुछ भी कार्य करना है तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए, और कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, याद रखो, पहला चीज इसमें नोट पॉइंट हम लोग देखते जाते हैं, है ना। नोट पॉइंट क्या क्या है इसको देखते जाओ। पहला, ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये किसी भी दिशा पर निर्भर नहीं करती, है ना। ऐसा नहीं कि पूर्व की तरफ इतना ऊर्जा है, दक्षिण की तरफ इतना ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा है, चाहे किसी का घर का भी हो, है ना। और उसके बाद हम लोग का दूसरा देखते हैं, इसका मात्रक। तो ऊर्जा का 2 मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, है ना। एमकेएस पद्धति में क्या होगा, जूल, जिसको हम लोग एमकेएस कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में क्या होगा, अर्ग। अब पूरी दुनिया को पता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, इतना होता है ना। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। तीसरा, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, तो बहुत प्रकार का होता है ना। मैं गिन के नहीं बता रहा हूं, बहुत प्रकार का होता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल्स पढ़ रहे हैं, है ना, यांत्रिक पढ़ रहे हैं। तो यांत्रिक में जो है ना, यांत्रिक में ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ठीक, एक होता है हम लोग का क्या, गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। और एक होता है हम लोग का क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, स्थितिज ऊर्जा तुम लोग 2 जगह पढ़ोगे, है ना। यहां पर, चलो इधर बता दे रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये तुम लोग इस चैप्टर में, इस बुक में 2 जगह पढ़ोगे। 2 जगह कहां कहां, एक प्रत्यास्थ वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 11th में है ये, है ना। और एक पढ़ोगे तुम लोग ग्रेविटी वाले चैप्टर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा निकालनी है तो वह इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के योग के क्या होता है, बराबर। मेरी यांत्रिक ऊर्जा कैसे निकालोगे, तो मेरी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दो, तो मेरी क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। मतलब कुल ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है, कुल ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है K प्लस क्या,
U। अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा धन, हाँ, स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों को निकाल दोगे तो हम लोग का क्या निकल जाता है, टोटल एनर्जी, है ना, कितना हमको चाहिए या क्या है उसको। वही है जो मैं बताया ना। हाँ, नहीं नहीं, कार्य, उष्मा, ऊर्जा, तीनों का एक ही सूत्र होता है, Ml2T-2, है ना। मात्रक अगर देखना चाहोगे, सॉरी विमा, चौथा विमा, तो विमा हम लोग का सेम रहेगा, Ml2T-2। क्लियर हो गया इतना चीज। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। हेडिंग डालो। चल रहे बढ़िया दिखते। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग का क्या कहता है, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा के साथ तो छोड़ो, तुम लोग अगर तुम लोग को बोल दे संरक्षण का नियम क्या है, तो बस सीधा याद रखो, जो ना तो कभी नष्ट हो ना ही कभी उत्पन्न हो। अब उसको किसी के साथ भी जोड़ दो, द्रव्यमान संरक्षण के साथ जोड़ दोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, है ना। ऊर्जा के साथ जोड़ दोगे तो ऊर्जा का हो जाता है। तो वही है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है, नियम है ना। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ऊर्जा को एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या वह खुद ही परिवर्तन हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, है ना। जिसमें ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड में एनर्जी पहले से था, जो एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा से ट्रांसफॉर्म होते आया है ना। हम लोग भी वही चीज करते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, या जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ खा के पढ़ा रहा हूं, तो मैं रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा में, जिसको तुम लोग सुन रहे हो, है ना। वैसे ही हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, जिसको हम लोग एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं, है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। और हम लोग का क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को तापी ऊर्जा में, जैसे हीटर जलाओगे घर में, तो हीटर जलाते हैं, क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को तापी ऊर्जा में बदलते हैं। जो हीटर हम लोग का क्या देता है, ताप देता है। ताप ना बोल के हम लोग उष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उष्मा देता है, गर्म उष्मा, है ना। तो ये सब हम लोग का है, तो उसी में लिख लो। चलो, ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, वह केवल, यह केवल, हाँ वही है, दोनों वही है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है ना। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। हो गया। या इसी को अथवा करके एक परिभाषा और दे सकते हो, कि किसी निकाय की ऊर्जा सदैव हम लोग का क्या होता है, नियत होता है ना। अथवा करके एक और परिभाषा दे दो, किसी वस्तु या निकाय की, किसी वस्तु या निकाय की कुल ऊर्जा
किसी वस्तु या निकाय की कुल ऊर्जा सदैव सदैव नियत होती है। निकाय की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है? नियत होती है ना। अब देखो, हम लोग मान के चलते हैं कि ऊर्जा नष्ट हो गई या ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होती। जो हम लोग मान के चलते हैं कि ऊर्जा खत्म हो गई, उतनी ही ऊर्जा लुप्त होकर के वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे में, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, हम लोग क्या एग्जाम्पल लें इसमें? जैसे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से, इसको 12वीं में पढ़ोगे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम लोग जो डीजल वगैरह या कुछ भी उसमें तेल डालते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को 100% दक्षता देगा। 100% दक्षता कहने का मतलब 100% वो कार्य देगा, लेकिन वो 100% कार्य नहीं दे पाता, कुछ कार्य देता है वो, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि बाकी का जो उसका ऊर्जा था वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता। वो जितना हम समझते हैं कि वो ट्रांसफार्मर का ऊर्जा खत्म हुआ है, वो खत्म ना होकर दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। जैसे देखे हो, कभी कभी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो बजता रहता है बूम करके, ऐसे करके। मतलब ऊर्जा का कुछ भाग क्या में बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, जो हमको सुनाई दे रहा है, कंपन में, वाइब्रेशन में। या कभी कभी सांट वाट होता है तो ट्रांसफार्मर से क्या निकलता है? चिंगारी, प्रकाश निकलता है। तो वो क्या होता है? कुछ ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और इसमें जो हम लोग का ऊर्जा का रूपांतरण है, रूपांतरण, ये हम लोग कई रूप में देखते हैं। ऊर्जा का जो रूपांतरण है ना, जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसको हम लोग कई रूप में देख सकते हैं। पहला तो बांध का पानी है। बांध का क्या है? पानी है। जब बांध के पानी को ऐसे हाइट से ऊपर से कहां गिराया जाता है? नीचे गिराया जाता है। तो जब वस्तु जितनी ऊपर में रहती है, जितनी उसकी जमीन से उसकी स्थिति होगी, उसके कारण उसमें क्या होगा? स्थिति ऊर्जा रहेगा। जब बांध का गेट को खोलते हैं, बांध का पानी कहां गिरता है? नीचे। तो स्थिति ऊर्जा से वो क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब बांध के पानी को जब नीचे गिराते हैं, तो वो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। स्थिति ऊर्जा से कहा जाता है? गतिज ऊर्जा में, है ना। दूसरा चीज, रेलगाड़ी को रोकते हैं। रेलगाड़ी को क्या करते हैं? रोकते हैं। रेलगाड़ी को रोकते हैं तो रेलगाड़ी किस अवस्था में होती है? गति अवस्था में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। अब गति अवस्था में होती है, जब उसको रोकते हैं तो उसमें क्या लगता है? घर्षण। घर्षण ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ना, तो वो फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, घर्षण ऊर्जा में। और बहुत कुछ देख सकते हो, जैसे रासायनिक सेल। रासायनिक सेल, रासायनिक सेल में क्या होता है? विद्युत अपघट्य डला रहता है। एनोड कैथोड करके दो ठो होता है, विद्युत अपघट्य डला रहता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है वो हम लोग का रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, मतलब बैटरी का बात हो रहा है, सीधा सीधा। बैटरी देखे हो ना, बैटरी में हम लोग का लोहा का रहता है पत्ती, और उसमें बहुत सारा क्या होता है? विलियन, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, है ना। तो वो विद्युत अपघट्य क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक। और उसके बाद है हम लोग का, जो भी हम लोग करते हैं, पंखा वगैरह चालू करते हैं, वो तो वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। और हम लोग मानव, मनुष्य जो है वो ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, सॉरी, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलते, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं हम लोग, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ये सब कैसा है? रासायनिक ऊर्जा देता है हम लोग को। और उसके बाद हम लोग जगह जगह जाकर भूखते रहते हैं, मतलब चिल्लाते रहते हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, साउंड एनर्जी, है ना। तो ये सब हम लोग का है ऊर्जा का रूपांतरण। उसके बाद आता है ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का क्षय कई रूप में होता है ना। एक तो होता है ट्रांसफार्मर का, बताया मैं, है ना। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो हम लोग का कंपन, वाइब्रेशन करता है, उस रूप में होता है ना। और ट्रांसफार्मर में कभी चिंगारी निकला तो प्रकाश के रूप में आधा ऊर्जा, या आधा नहीं तो कुछ % ऊर्जा उसमें चला जाता है। ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरा रहे हो, तो नीचे गिरा रहे हो तो उसमें भी उसका चेंज होता है ऊर्जा। नीचे आ रहा है तो गतिज ऊर्जा आ रहा है, लेकिन प्योर वो गतिज ऊर्जा ना होकर जब जमीन से टकराता है तो वो फूटता है या टूटता है, तो उसमें कभी कभी साउंड निकलता है, तो कुछ हम लोग का ध्वनि ऊर्जा में बदल गया।
कभी कुछ में प्रकाश निकलता है चिंगारी के रूप में, तो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है हम लोग का। तो उस तरीके से हम लोग का ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। हम लोग मान के चलते हैं ऊर्जा का क्षय है, लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होता। जिस समय हम लोग कहते हैं कि ऊर्जा क्षय हो रहा है, उस समय ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदल जाता है हम लोग का, है ना। तो ये होता है। इसको लिखोगे उदाहरण को कैसे, नहीं लिखोगे मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। कैसे यार हर्षित लेट कर देता। ठीक, तो ये होता है। इसी फॉर्मेट को लेके हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में चलेंगे, है ना। किसी वस्तु या निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा में लेके चलना है हम लोग को, है ना। तो उसके बाद अगला हेडिंग डालो यांत्रिक ऊर्जा। एक इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत या संरक्षित रहती है ना। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है या किसी वस्तु या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा लिखो, यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हम लोग निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। यदि ब्रह्मांड में, दुनिया में किसी भी वस्तु का अगर तुमको यांत्रिक ऊर्जा निकालना है तो दो काम करो। यदि तुमको उसका यांत्रिक ऊर्जा चाहिए तो उसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो उसके क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा या टोटल एनर्जी हम लोग का कुल ऊर्जा हो जाता है। ठीक, तो कुल ऊर्जा अगर यांत्रिक ऊर्जा हम लोग को निकालना है तो पहले हमको वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और उसके बाद उसकी गतिज ऊर्जा याद करनी है और दोनों को जोड़ देना है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। अब इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इसको दो तरीके से पूछता है पेपर में। सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, या उसी को इस रूप में ना फॉर्मेट में देके इस फॉर्मेट में दे देगा। क्या बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का योग सदैव नियत होता है। वो घुमा के दे देगा क्वेश्चन को। एक तो हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा है ये मैकेनिकल एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का योग के बराबर होता है। तो प्रश्न कैसा पूछता है, सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, या प्रश्न घुमा के देगा, सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। सेंस वही है दोनों का कहने का, या तो यांत्रिक ऊर्जा नियत रखो या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रखो, तो दोनों कहने का वही है। तो पेपर में कभी कभी किसी स्कूल में अगर अच्छे टीचर होते हैं तो घुमा के पूछ देते हैं, नहीं तो फिर रटा रटाया जो क्वेश्चन पीछे में दिया है उसी को दे देते हैं। ठीक, तो रटा रटाया क्वेश्चन पीछे का उसी का देंगे बोलेगा तो सीधा वही बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, गतिमान वस्तु की, है ना, ऐसे करके दे देता है। यही यांत्रिक ऊर्जा का नियम, संरक्षण का नियम है। ठीक, तो मैं दो टाइप से लिखवा रहा हूं, चलो लिखो उसी में। किसी गतिमान वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, सदैव संरक्षित रहती है, हो गया, सदैव संरक्षित रहती है, अथवा उसी में अथवा करके लिखो, मैं बता रहा हूं, अथवा किसी गतिमान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग सदैव
नियत होता है। हो गया। हाँ, अब इसी में पेपर में पूछेगा तो सबके सामने मेरे एक शब्द लगा देगा सिद्ध कीजिए की करके, है ना। तो प्रश्न तुम लोग का बन जाएगा, जो दो ठे लिखवाए हैं उसी में। सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, या एक घुमा के दे देगा सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, नियत होता है ना। आगे पीछे कर सकता है। अब देखो, हम लोग को यह ज्ञात करना है कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा सदैव क्या होगी, नियत होगी। मतलब प्रत्येक बिंदु पर हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या होगा, संरक्षित होगा। अब एक चीज समझना, यहां पर जो यांत्रिक ऊर्जा है, ये कौन कौन सी ऊर्जा से मिलकर बना है? हाँ, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब इसमें एक चीज देखना, इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम में यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, है ना। नियत रहेगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मान एक जैसा आएगा। हाँ, हो सकता है गतिज ऊर्जा कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो, ये दोनों आपस में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या होगा, नियत होगा। कहने का सेंस समझो, हो सकता है गतिज ऊर्जा में जितना वृद्धि हुआ उतना स्थितिज ऊर्जा में क्या हुआ, कमी हुआ, लेकिन दोनों हम लोग का क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आराम से गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक, हम लोग कोई बल नहीं लगा रहे हैं, आराम से गिर रहा है। हो सकता है यहां पर उसका गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो मान के चलो 0 है जब वस्तु ऊपर में स्थायी है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो मान के चलो 10 है। तो दोनों का योग करोगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, तो कितना आएगा, 10। अब जैसे ही नीचे गिरना चालू किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रहा है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बढ़ के हो गया 6, और ये जो है स्थितिज ऊर्जा ये घट के हो गया कितना, 4। अब इन दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 10। फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं, अब जितना नीचे आते जाओगे गतिज ऊर्जा का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हो सकता है कहीं पर काइनेटिक एनर्जी का मान 9 हो गया, और यहीं पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो गया, 1, घटते घटते, और इन दोनों को जोड़े तब भी कितना आया। तो ये पॉसिबल है तुम्हारा कि गतिज ऊर्जा कम ज्यादा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों का योग करने के बाद जो यांत्रिक ऊर्जा है वो सदैव क्या रहेगी, नियत। देखो हर जगह कितना ही रहेगा, 10 ही रहेगा। समझे? तुम लोग का गतिज ऊर्जा हड़बड़ा सकता है, स्थितिज ऊर्जा गड़बड़ा सकता है ना, लेकिन तुम्हारा गति यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, है ना। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे तो प्रत्येक बिंदु, 3 बिंदु लेंगे हम लोग ए बी सी करके, और तीनों बिंदु पर हम लोग देखेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा का मान है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर यांत्रिक ऊर्जा का मान एक जैसा आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या होती है, संरक्षित होती है। ठीक, तो हम लोग को उसके लिए पहले क्या जानना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ। देखो चित्र पहले बनाते हैं। मान लो ये धरातल है, जमीन है ना, ये जमीन है, यहां पर एम द्रव्यमान की क्या है, वस्तु है। यहां से हम लोग वस्तु को एच ऊंचाई ऊपर लेके गए, कहां तक, यहां तक, है ना। मान लो यहां पर वस्तु आ गई, इसका द्रव्यमान कितना है, एम, है ना। एच ऊंचाई, हम लोग एच हाइट वस्तु को ऊपर लेके गए। अब ये मत कहना ये छोटा बड़ा हो गया है, ये सेम प्रोसेस है ना। तो एम द्रव्यमान की वस्तु को हम लोग कहां लेकर गए, ऊपर लेके गए। हम लोग मान के चलते हैं यहां जो ऊपर लेके गए हैं ये बिंदु हम लोग का क्या है, ए बिंदु है। ए बिंदु पर लेकर गए हैं, और ये वाला बिंदु क्या है, सी बिंदु है। बीच में हम लोग वस्तु को गिराते हैं तो बीच में यहां पर बी पॉइंट आता है हम लोग का, यहां पर वस्तु पहुंचेगा तो वस्तु की स्थिति को हम लोग ज्ञात करना है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे या इसमें लिखेंगे, वो चित्र को बनाओ। चित्र में थोड़ा जगह छोड़ना, क्योंकि बिंदु बी पर भी हम लोग एक चित्र लेंगे, है ना। चित्र को बनाओ चलो।
हो गया। चलो लिखो उसी में, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसे पृथ्वी तल से, जिसे पृथ्वी तल से h ऊंचाई, स्मॉल h, h ऊंचाई ऊपर बिंदु A पर स्थित है, जहां से वह स्वतंत्रता पूर्वक, जहां से वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, गिरता है, गिरती है, जो बनाना चाहो, इट्स योर चॉइस। हो गया, हो गया। अब समझो, नीचे गिर रहा है। अब देखो बिंदु ए पर हम लोग देखते हैं, बिंदु ए पर तो हम लोग को क्या चाहिए, तीनों जगह पर हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। बिंदु पॉइंट ए पर हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, बी पर यांत्रिक ऊर्जा चाहिए और सी पर यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। और तीनों का जगह पर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे और तीनों जगह पर यह देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा एक जैसा है कि नहीं। तो बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तो पहले तो हम लोग को स्थितिज ऊर्जा चाहिए और क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। दोनों को योग करेंगे तो कुल ऊर्जा निकलेगा। तो बिंदु ए पर हम लोग पहले निकालते हैं। देखो बिंदु ए पर जो वेग होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग वस्तु को उठाकर बिंदु ए पर रखे हैं, है ना, ए पर रखे हैं, अभी गिरना चालू नहीं हुआ है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, 0 होगा। तो वेग 0 होगा। अब वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा हम लोग का क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो यहां पर 1/2 mv के जगह में 0 का करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, गतिज ऊर्जा k का मान। अब हम लोग देखेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले वस्तु की स्थिति देखेंगे, वस्तु कहां पर स्थित है ना। तो देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग का वस्तु जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है ना। तो पृथ्वी से, अब देखो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई कितना है, h। तब स्थितिज ऊर्जा निकाल दो। स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, mg h, है ना, हाइट हम लोग का आ जाएगा। समझे इतना चीज। अच्छा स्थितिज ऊर्जा किससे बताते हैं, U से। तब कुल ऊर्जा निकालो यहीं पर, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे। अब देखो गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा कितना है, mgh। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh, है ना, कुल ऊर्जा, है ना। इसको चाहो तो E A करके भी कर सकते हो, है ना, बिंदु A पर ऊर्जा, है ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हो गया हम लोग का कहां पर, बिंदु A पर हो गया। इसी तरह बिंदु B पर भी यही लाना है हमको, बिंदु C पर भी यही लाना है, तो हम लोग का वो हो जाएगा संरक्षित। ये हो गया एक चीज। अब दूसरा स्टेप देखो, मान लो वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो रही है, अब नीचे गिर रही है। मान लो नीचे गिरते गिरते वस्तु कहां पर आती है, बी पर आती है ना, बिंदु कहां पर आती है, बी पर आती है वस्तु। तो यहां से वो कितना डिस्टेंस तय की, मान लो हम लोग मान के चलते हैं कि यहां से वो x दूरी कहां आ गई, नीचे आ गई। x दूरी कहां आ गई, नीचे आ गई। तो अब इतना का डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा h है, यहां x खत्म तो कितना बचेगा, h माइनस एक्स बचेगा, है ना। अब देखो बिंदु B पर देखते हैं। अब
बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर वेग तो हम लोग का हो गया, तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा हम लोग का कहां से निकलेगा? गति के कौन से समीकरण से? तृतीय समीकरण से, है ना। गति के तृतीय समीकरण से देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना, जब वस्तु यहां पर स्थिर था तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था, है ना। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस के जगह में क्या हो जाएगा? एच, और वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है तो क्या होगा? जी, ग्रेविटी काम करेगा। और वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है तो 2gh कैसा होगा? धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होता है? जब वस्तु ग्रेविटी को छोड़ के कहां जाता है? ऊपर। तो एक ग्रेविटी हम लोग का नीचे लगता है जो उसको नीचे की ओर लाने का प्रयास करता है, इसलिए जी को हम लोग क्या लेते थे? माइनस में लेते थे। और अभी ग्रेविटी भी नीचे है और वस्तु तो खुद नीचे जा रहा है, तो हम लोग का किस में आएगा? जी प्लस में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का प्लस में। मान को रखो, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर यू स्क्वायर, प्रारंभिक वेग हम लोग का क्या है? 0 है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, और प्लस 2g कितना? h। अब h के जगह में हम लोग का इसका ऊंचाई कितना है? यहां से यहां कितना डिस्टेंस तय किया है? x, तो ये कितना हो जाएगा? x हो गया। तब गतिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर। मान को रखो 1/2 m, v स्क्वायर के जगह हम कितना रखोगे? यहां पर v स्क्वायर बराबर 2gx, इसको कर दो, है ना, 0 खत्म। यहां पर रख दो 2g कितना? x, कटाओ, 2 से 2 खत्म, तो हमारे पास कितना बचेगा? mgx। ये क्या निकला? गतिज ऊर्जा। अब हम लोग स्थिति ऊर्जा देखेंगे। U बराबर, अब स्थिति ऊर्जा हम लोग का क्या होता है? mgh। तो ये हम लोग का हो जाएगा mg, और h के जगह में यहां पर अब डिस्टेंस कितना है यहां से जमीन से? h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स। एक चीज कंफ्यूजन मत करना, यहां पर जो हाइट लिया हूं ये यहां से यहां नापा हूं, और स्थितिज ऊर्जा के लिए हाइट जो लिया हूं वो यहां से यहां लिया हूं, क्योंकि कभी भी स्थितिज ऊर्जा नापोगे तो जो ऊंचाई रहेगा वो धरती से नापोगे, है ना। यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा लिया था इसके लिए ऊंचाई हम लोग का कहां से लिए थे? जमीन से नापे थे। जमीन से वस्तु कहां पर थी? h ऊंचाई पर ऊपर थी, इसलिए लिए थे, है ना। और उसके बाद जब हम लोग सेकंड में बिंदु बी पर ले रहे हैं तो बिंदु बी पर जमीन से इसकी ऊंचाई कितना है? h माइनस एक्स है। लेकिन गतिज ऊर्जा में मैं इसको लिया हूं, क्यों लिया हूं? क्योंकि यहां से इसकी ऊंचाई, क्योंकि वस्तु यहां से गिर रही है, यहां से थोड़ी गिर रही है, वस्तु कहां से गिर रही है? ऊपर से गिर रही है, तो यहां से गिर रही है तो इसका डिस्टेंस ये वाला होगा x। ठीक, कंफ्यूजन मत होना। कभी भी स्थितिज ऊर्जा में अगर ऊंचाई नापते हो तो जमीन से नापना, ऊपर। जमीन से वस्तु कितनी ऊपर है ना, क्योंकि लास्ट में आके कहां गिरना है? उसको जमीन पर ही गिरना है, जमीन पर गिरकर स्थायी होगी वो। ये हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg, h के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। हल कर दो, तो U बराबर हम लोग का हो जाएगा mgh माइनस इसका गुणा करोगे तो mgx हो गया। अब हम लोग का टोटल एनर्जी निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो गतिज ऊर्जा कितना आया है? mgx प्लस स्थितिज ऊर्जा कितना लाए हो? mgh माइनस mgx। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं तो बड़ा बड़ा दिखेगा। ये हो जाएगा mgh सॉरी x, गतिज ऊर्जा यहां से, और स्थितिज ऊर्जा हम लोग का ले आओगे mgh माइनस mgx। अब देखो ये वाला खत्म, प्लस माइनस हमारे पास कितना बचा? mgh, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया? कुल ऊर्जा कितना आ गया? mgh। कहां पर? बिंदु बी पर। अब एक हम लोग बिंदु सी पर लाएंगे और वहां पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसी के आगे देखो, बिंदु सी पर देखते हैं अब हम लोग, है ना। अब देखो बिंदु सी पर क्या क्या होता है। देखो बिंदु सी पर देखते हैं,
अब बिंदु सी पर हम लोग को गतिज ऊर्जा चाहिए, तो गतिज ऊर्जा से पहले तो हमको यह जानना है कि बिंदु सी पर वेग कितना है ना। तो वेग हम लोग का वही सूत्र से निकालोगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h, ये वाले सूत्र से, है ना। अब देखो यहां पर v स्क्वायर रहेगा, प्रारंभिक वेग कितना है 0, प्लस 2g, ऊंचाई देखो, ऊंचाई यहां से यहां तक, अब वस्तु सी पर पहुंच गया तो ऊंचाई कितना होगा h, तो ऊंचाई h ही होगा, है ना। 0 खत्म, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2gh। तब हम लोग निकालेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये कितना निकलेगा, तो 1/2 m v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर की जगह हम कितना रखोगे, 2 से 2 खत्म, तो हमारे पास बचेगा कितना mgh। ये क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा से निकालने से पहले हम लोग को वस्तु की स्थिति जानना है, स्थिति कहां पर है, तो वस्तु कहां पर है अभी, बिंदु सी पर है। तो देखो बिंदु सी पर है, वस्तु कहां है, वस्तु बिंदु कहां पर है, सी पर है, तो सी पर है तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वस्तु यहीं पर है, तो जमीन से इसकी दूरी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि बस जमीन पर ही है। तो हम लोग का स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg कितना होता है h, तो u बराबर mg कितना करोगे 0, h का मान 0, तो ये कितना हो गया 0। अतः फिर कुल ऊर्जा निकालेंगे, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब mgh प्लस 0, तो हम लोग के पास आएगा क्या mgh। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया कुल ऊर्जा। अब चूंकि बिंदु ए बी और सी तीनों पर वस्तु की कुल ऊर्जा हम लोग का क्या है नियत है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। ठीक, चलो इसको उतारो, फिर लास्ट में एक शब्द लिख लेंगे। चलो लिखो इसको।